तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी कक्षा में। और हमारी पिछली कक्षा में हमने बात की थी काव्य लक्षणों की, काव्य के अर्थ की, काव्य की परिभाषाएं हमने बहुत सारी पढ़ी और काव्य के क्या लक्षण निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में संस्कृत के जो आचार्य रहे हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र के जो आचार्य रहे हैं, उनके क्या मत हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ज्यादातर काव्य शास्त्र संस्कृत काव्य शास्त्र के विद्वानों के जो मत रहे हैं काव्य के अर्थों, उसकी परिभाषाओं, उसके लक्षणों से संबंधित, उस पर कल हमारी चर्चा हुई। और हालांकि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार जो काव्य लक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा महत्व के नहीं हैं अगर हम हमारे भारतीय काव्य शास्त्र को दृष्टि में रखते हैं तो। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नई मौलिक उद्भावनाएं हमें देखने को मिलती हैं और परीक्षाओं में कभी कभार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम हमारी कक्षा को शुरू करते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने काव्य के कौन कौन से लक्षण स्वीकार किए हैं, उनके अनुसार काव्य की क्या परिभाषाएं हैं, उन पर हम आज बातचीत करेंगे। और एक नाम आपने बहुत सुना होगा, प्लेटो का। प्लेटो जिनकी रचना है, कोई बता सकता है इनकी एक आध रचना? रिपब्लिक। चलिए, बहुत बढ़िया। प्लेटो की रचना रिपब्लिक है। और प्लेटो एक दार्शनिक हैं, महान दार्शनिक हैं यूनान के। और ये आ, काव्य या कवियों के बहुत पक्ष में नहीं माने जाते हैं। ठीक है, उसके पीछे बड़े कारण हैं। वो जब हम अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि प्लेटो की क्या मानसिकता है कि वो काव्य या कवियों के पक्ष में नहीं है या कला के पक्ष में नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी बात होगी। इनकी परिभाषा जो इन्होंने दी है वो क्या दी है उसको समझते हैं। उन्होंने कहा है कि जो भौतिक पदार्थ या जो जगत है, जगत के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, ठीक है, जो आपके हाथ में मोबाइल है, मेरे सामने जो लैपटॉप है, ये सत्य की अनुकृति हैं। ये अनुकरण हैं किसके? सत्य के। इस सत्य को ये मूल विचार या मूल प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सत्य की जगह पर प्रत्यय, कभी प्रत्यय मिल सकता है, कभी सत्य मिल सकता है, कभी ये मूल विचार मिल सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ही नाम एक ही चीज के हैं। ये कभी इसको मूल विचार कहते हैं, इसको प्रत्यय कहते हैं या सत्य कहते हैं, कंसेप्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये कहते हैं कि जो कंसेप्ट है, ये जितना सारा जगत दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में सत्य की नकल है, मूल विचार की नकल है, कंसेप्ट की नकल है। और वो कंसेप्ट जो है वो कहाँ है? वो ईश्वर के मस्तिष्क में है। ईश्वर के मस्तिष्क में वो सत्य है, वो विचार है, वो प्रत्यय है। और ये जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, ये सब उसकी अनुकृति है, उसकी नकल मात्र है। ठीक है, तो चूंकि पूरा जो भौतिक समाज है, ये जो भौतिक पदार्थ हैं, वो सत्य की अनुकृति है, उसका अनुकरण है, उसकी नकल है। और काव्य क्या करता है? वो काव्य इस भौतिक जगत की अनुकृति करता है, वो सत्य की अनुकृति नहीं करता है, अपितु वह इस जो भौतिक जगत है उसकी अनुकृति करता है। इसीलिए भौतिक जगत की अनुकृति होने के कारण यह त्याज्य है, मतलब त्यागने योग्य है। यानी कि वो कहते हैं कि कविता जो है वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो सीधे सीधे सत्य की अनुकृति नहीं है, वो भौतिक जगत की अनुकृति है। और भौतिक जगत जो है वो सत्य की अनुकृति है। तो वो कहते हैं कि इसीलिए सत्य जो है वो तिगुनी दूरी पर स्थित है काव्य के। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे वो काव्य के पक्ष में, काव्य के संदर्भ में नहीं कहते हैं ये बात, वो कला के संदर्भ में कहते हैं। लेकिन चूंकि काव्य भी एक कला है तो हम उसके आधार पर इसको समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूं। आपने देखा है कि बढ़ई एक वो बनाता है, पलंग बनाता है। बढ़ई, बढ़ई का मतलब है खाती। एक कारपेंटर जो है वो एक पलंग बनाता है। ठीक है, वो पलंग जो है वो ऐसा मानता है प्लेटो कि वो जो पलंग है वो मूल विचार की अनुकृति है। मूल विचार जो ईश्वर के मस्तिष्क में है उसको आधार बना करके एक बढ़ई पलंग बनाता है। और जो चित्रकार है वो इस पलंग को सामने रख करके एक चित्र बनाता है उसी पलंग का।
तो जो कलाकार है वो अपनी प्रेरणा यहां से नहीं लेता है, जो कलाकार है वो अपनी प्रेरणा यहां से लेता है। ठीक है, मतलब बढ़ई की कृति को देख करके, बढ़ई की जो पलंग की आकृति है उसको देख करके वो चित्र बनाता है। इसीलिए ये मूल विचार से तिगुनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसीलिए वो कहता है कि जो कला है वो त्याज्य है। प्लेटो ये भी कहता है कि जो कला है वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। जो काव्य है या जो कला है वो मनुष्य की वासनाओं को बढ़ाती है, सुनने वाले पाठक की, श्रोता के, दर्शक के वासनाओं को बढ़ाती है और उन्हें कमजोर बनाती है, उन्हें भावुक बनाती है, उन्हें उनके विवेक को समाप्त करती है। इसलिए वो क्योंकि प्लेटो के समय में युद्धों का बड़ा माहौल था यूनान में, तो वो एक सैनिक को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं समाज के लिए, एक कलाकार को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि एक रत्न जड़ित जो अनुपयोगी ढाल है उससे अच्छा है कि एक गोबर की टोकरी, क्योंकि गोबर की टोकरी से आंगन लिपा जा सकता है। तो वो कला को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, अपितु कला के उपयोगितावादी सिद्धांत को वो स्वीकार करते हैं और वो प्रत्येक वस्तु को उपयोगितावाद की कसौटी पर परखते हैं और जो समाज के लिए उपयोगी है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए वो कला को उतना महत्व, काव्य को उतना महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, ये जो ईश्वर का जो विचार है ये हमारे, कोई बता सकता है भारतीय जो दर्शन है उसमें ये विचार किससे मिलता जुलता प्रतीत होता है? कौन से ऐसे दार्शनिक हैं जिनसे ये विचार मिलता जुलता प्रतीत होता है? कोई बता पाएंगे? शंकराचार्य क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं क्या इस संबंध में? शंकराचार्य का क्या मत है? अच्छा, शंकराचार्य ने 3 सिद्धांत दिए हैं दर्शन में। अच्छा, बता दीजिए शंकराचार्य के सिद्धांत का क्या नाम है? अद्वैतवाद। चलिए, ये तो सबको पता है, अद्वैतवाद है। लेकिन अद्वैतवाद की 3 विचार जो उन्होंने रखे हैं हमारे सामने, उसका जो पहला विचार है या जो अंतिम विचार है वो क्या है? वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार जो है, ये भौतिक पदार्थ जो है वो मिथ्या है, वो झूठ है, और जो ब्रह्म है वही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। ठीक है, तो ये जो जगत दिखाई दे रहा है हमें, ये परमात्मा की अनुकृति है, परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा के मस्तिष्क में घटित होता है सबसे पहले सत्य, और उसके बाद वह सत्य हमें भौतिक पदार्थ में उसका अनुकरण मात्र दिखाई देता है। ठीक है, और चूंकि कविता जो है वो मूल सत्य से नहीं जुड़ी होती है, वो इस भौतिक पदार्थ से जुड़ी होती है, इसीलिए यह त्याज्य है, उसका त्याग करने योग्य है। तो पूरा प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत यही है जो मैंने आपको बता दिया है, और अरस्तु का जब अनुकरण सिद्धांत होगा तो हम उस पर बात करेंगे थोड़ी सी। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु प्लेटो की बात को बढ़ाते हैं आगे, लेकिन उनके सिद्धांत में बहुत सुधार भी करते हैं। ठीक है, अरस्तु इस अनुकरण को त्याज्य नहीं मानते हैं, अरस्तु कला को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, अरस्तु कला को उपयोगितावादी दृष्टि से नहीं देखते हैं, जबकि प्लेटो ऐसा कर रहे थे। ठीक है, अरस्तु प्लेटो के ही शिष्य हैं, लेकिन प्लेटो के सिद्धांत को उन्होंने कुछ सुधार करके सामने रखा है। तो प्लेटो कह रहे थे कि जो कविता है या जो कला है वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो जगत की अनुकृति है, और जगत की अनुकृति होने से वो मूल सत्य से बहुत दूर है। अरस्तु कहते हैं कि जो कवि होता है या जो कलाकार होता है वो चूंकि मूल सत्य को एक संभाव्य रूप में, एक आकर्षक रूप में प्रस्तुत करता है, इसीलिए कई बार वह मूल सत्य से भी श्रेष्ठ रूप में कला के रूप में कविता में, कला में जो वस्तु दिखाई देती है वो मूल सत्य से भी श्रेष्ठ हो सकती है। इसीलिए अरस्तु कला को श्रेष्ठ मानते हैं। अरस्तु कहते हैं कि काव्य एक कला है, जो अभी बात हुई, और कला प्रकृति का अनुकरण है। कला जो है वो प्रकृति का अनुकरण है। ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि ये परिभाषा किसकी है, कला प्रकृति का अनुकरण है। तो जहां जो प्लेटो हैं वो इसे जगत का अनुकरण कह रहे हैं, अरस्तु इसे प्रकृति का अनुकरण कह रहे हैं। दोनों का ही जो सिद्धांत है वो अनुकरणवाद है, अनुकरण का ही सिद्धांत है दोनों का। लेकिन अरस्तु थोड़ा सा आगे बढ़ा करके बात को
कला को उसके प्रतीयमान रूप में, उसके संभाव्य रूप में और उसके आदर्श रूप में रखते हैं, इसीलिए वो कला को श्रेष्ठ मानते हैं। ये बात हम आगे जब हम अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पढ़ेंगे तो और गहराई से इस पर बात करेंगे। यहाँ केवल इतनी सी परिभाषा है कि प्लेटो भी कला को अनुकरण मानते हैं और अरस्तु भी कला को अनुकरण मानते हैं, अनुकरण के तत्व को महत्वपूर्ण मानते हैं। चलिए, कार्लाइल क्या कहते हैं इस संबंध में? कार्लाइल कहते हैं कि कविता जो है वो संगीत पूर्ण विचार है या विचार को संगीत के रूप में व्यक्त करती है। ठीक है, कविता में कोई ना कोई विचार होता ही है और चूंकि वो लयात्मक रूप से व्यक्त होती है, इसलिए इन्होंने कहा है कि काव्य संगीत पूर्ण विचार को कहते हैं। तो इन्होंने कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं कही है, उसके बाहरी जो विशेषता है कविता की, उसकी लयात्मकता को ध्यान में रख करके उन्होंने ऐसा कहा है। कॉलरिज की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण केवल कॉलरिज के नाम से महत्वपूर्ण है, हालांकि ये परिभाषा उतनी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन कॉलरिज का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ, ये दो जो लोग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है पाश्चात्य जगत में। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत और वर्ड्सवर्थ का जो भाषा सिद्धांत है या प्रकृतिवाद जिसकी बात करते हैं, और जो बाद में आकर के हमारे छायावाद में पंत जी की कविताओं में वर्ड्सवर्थ की कविताओं का अनुकरण या उनकी छाया दिखाई पड़ती है, इसलिए वर्ड्सवर्थ हमारे साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ जो दो व्यक्ति हैं, ये पहले साथ थे लेकिन बाद में इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। कॉलरिज क्या कहते हैं, देखिए, कॉलरिज कहते हैं कि सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही काव्य है। सर्वोत्तम शब्दों को सर्वोत्तम व्यवस्था में रख दिया जाए तो ये काव्य बन जाता है। कोई बता सकता है हमारे यहाँ पर ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो लगभग ऐसी ही बात करता है? सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही काव्य है। हमारे यहाँ भारतीय काव्यशास्त्र में या संस्कृत काव्यशास्त्र में ऐसा कौन सा सिद्धांत है? 6 सिद्धांत हैं हमारे, उनमें से कौन सा सिद्धांत इस तरह की बात करता है कि सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द? वक्रोक्ति सिद्धांत सर। वक्रोक्ति कहता है। वक्रोक्ति सिद्धांत। और कुछ अंदाजा लगाइए थोड़ा सा। मुझे इनकी बात रीति से संबंधित लगती है, क्योंकि रीति शब्दों के व्यवस्था की बात करती है। ठीक है, विशिष्ट पद रचना रीति। तो रीति क्या करती है? पदों की रचना से संबंधित बताती है काव्य को, पदों की रचना, पद रचना को जो है वो महत्वपूर्ण मानती है रीति सिद्धांत। जो यहां पर कोलरिज भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि जब सर्वोत्तम शब्दों को सर्वोत्तम व्यवस्था में बैठा दिया जाए तो वही काव्य है। तो मुझे ऐसा लगता है इस परिभाषा को देख करके कि ये रीति सिद्धांत जो है वामन का, उसके निकटतम ये परिभाषा बैठती है। देखिए, वर्ड्सवर्थ की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पावरफुल फीलिंग्स की बात करते हैं, मानव मन की प्रबल भावनाओं, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स कहते हैं ये। कविता शांतिपूर्ण क्षणों में, जब कविता मनुष्य की जो शांतिपूर्ण क्षण होते हैं उसमें उसके मन की प्रबल भावनाओं का सहज उच्छलन या सहज उद्रेक, बाहर आना। उच्छलन का मतलब है तेजी से हृदय से निकल करके बाहर की ओर अभिव्यक्त होना। वो कहते हैं कि मनुष्य के मन में कुछ भावनाएं होती हैं और जब शांतिपूर्ण क्षणों में वो प्रबल हो जाती हैं तो वो हृदय से बाहर की ओर प्रकट होती हैं, उनका सहज उद्रेक होता है, उनका सहज उच्छलन होता है और यही कविता बनती है। ठीक है, शांतिपूर्ण क्षणों में मनुष्य के मन की प्रबल भावनाएं जब सहज रूप से उद्रेक उनका होता है या वो बाहर आती हैं तो वो कविता बन जाती है। ठीक है, जब तक प्रबल भावनाएं नहीं होंगी तब तक कविताएं नहीं लिखी जाएंगी, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, आपने वो पढ़ाई है ना, निराला जी की रचना है सरोज स्मृति, तो वो उसमें एक पंक्ति कहते हैं, मुझे पंक्ति तो पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जब 2 साल तक तुम्हारी जो ये अनुपस्थिति है, तुम्हारा जो ये अभाव है मुझे खलता रहा, आज एकदम से मेरा हृदय व्याकुल हुआ है और मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख रहा हूँ। तो 2 साल बाद अचानक से जब उनका मन अपनी पुत्री के वियोग में एकदम व्याकुल होता है, तब वो कविता सरोज स्मृति प्रकट होती है। और सरोज स्मृति हिंदी जगत की एक अत्यंत मार्मिक
और अत्यंत महत्वपूर्ण रचना बन जाती है। हिंदी जगत का अपने आप में एक अनोखा अनूठा शोक गीत जो निराला जी ने अपनी पुत्री के लिए लिखा, सरोज स्मृति, वो उनके हृदय की जो तीव्र भावनाएं हैं उनका सहज उद्रेक उसमें हमें दिखाई पड़ता है। तो वर्ड्सवर्थ की ये परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद करिए। शैली, एक रोमांटिक कवि हैं शैली। शैली क्या कहते हैं? काव्य सर्वाधिक सुखी और श्रेष्ठतम हृदयों के सर्वाधिक सुखमय और श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा जोखा है। ठीक है, हालांकि ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कई बार करुणा से प्रकट होता है काव्य, कोई आवश्यक नहीं है कि वह सुखी हृदयों से प्रकट हो। लेकिन चूंकि हमारा जो रस सिद्धांत है वो आनंद को मानता है, और वह मानता है कि रौद्र से भी और विभत्स से भी और भयानक से भी एक अलौकिक आनंद की उत्पत्ति होती है, तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो रस सिद्धांत जिस तरह हमेशा सुखात्मक बात करता है, सुखात्मक अभिव्यक्ति की, सुखात्मक अनुभूति की बात करता है रस सिद्धांत, उसी तरह से शैली भी कह रहे हैं कि काव्य सर्वाधिक सुखी और श्रेष्ठतम हृदयों के सर्वाधिक सुखमय और श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा जोखा है। ठीक है, जिस समय मनुष्य का हृदय सर्वाधिक सुखी होता है और श्रेष्ठतम हृदय से निकलती है कविता, ठीक है, ऐसे ही तुच्छ हृदय से नहीं निकलती है, तुच्छ विकारों से भरे हुए, तुच्छ भावों से भरे हुए हृदयों से कविता नहीं निकलती है। जो कवि होता है उसका हृदय जो होता है वो बड़े श्रेष्ठ भावों से भरा होना चाहिए, तभी काव्य प्रकट होता है, और सर्वाधिक सुखमय और श्रेष्ठतम क्षणों की अभिव्यक्ति कविता के रूप में होती है, ऐसा शैली कहते हैं। ठीक है, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है शैली की, आप ध्यान रखिएगा। सैमुअल जॉनसन क्या कह रहे हैं? सैमुअल जॉनसन कह रहे हैं कि कविता छंदमयी रचना है। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने बहुत बाहरी कह दी है कि छंदों में रचना लिखी जाती है, वही कविता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। तो देखिए, इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें कही सैमुअल जॉनसन ने, कि जो उसका शरीर है उसकी बात करते हैं, छंद की बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि कल्पना की सहायता से विवेक, विवेक यानी कि बुद्धि, ठीक है, और आनंद, आनंद प्रकट होता है रस। ठीक है, और रस किससे प्रकट होता है? रस किसके संयोग से? भावों के संयोग से। तो सैमुअल जॉनसन जो हैं ये कविता के जो माफ कीजिए, कविता के जो तत्व होते हैं, कविता के यही 4 तत्व माने गए हैं। क्या तत्व माने गए हैं? भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली। शैली मतलब अभिव्यक्ति, उसका बाहरी रूप, रंग, उसका ढांचा। ठीक है, तो यहाँ ये जो सैमुअल जॉनसन की परिभाषा है, इसमें 4 प्रमुख तत्वों की बात की गई है, जिसकी बात हम हमारी अगली कक्षा में करेंगे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हालांकि ये परिभाषा उतनी परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, परीक्षा की दृष्टि से इतनी उपयोगी नहीं है, लेकिन कविता को समझने की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है। वो ये कह रहे हैं कि कविता वह छंदमयी रचना है या वह कला है जो कल्पना की सहायता से, कल्पना हमेशा सहायता करती है भाव को प्रकट करने के लिए, और विवेक क्या करता है? विवेक उसको नियंत्रित करता है। विवेक यानी बुद्धि क्या करती है? भाव को, बुद्धि भाव को नियंत्रित करती है, कल्पना को नियंत्रित करती है। ठीक है, बुद्धि दोनों पर नियंत्रण रखती है, कल्पना पर भी और भाव पर भी। और छंदमयी जो रचना है, जो शैली है, वो क्या करती है? वो उसको अभिव्यक्त करती है शैली में, यानी कि शरीर में या काव्य रचना में हम हमारे भावों को अभिव्यक्त करते हैं। तो जो जो ये छंदमयी रचना कह रहे हैं, जो शैली का पार्ट है, जैसे हम स्टाइल भी कह सकते हैं, ठीक है, तो शैली में जो भाषा शैली जिसे हम कहते हैं कई बार, तो भाषा शैली के माध्यम से हम अपनी कविता को अभिव्यक्त करते हैं। और कविता में अभिव्यक्त क्या होता है? कल्पना और विवेक के द्वारा नियंत्रित भाव ही कविता में व्यक्त होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। मैं समझता हूं कि आपको समझ आई होगी ये बात। मैथ्यू अर्नोल्ड क्या कह रहे हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ही बातें रखी है मैंने हमारे इस कक्षा में। मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं कि कविता मौलिक रूप से जीवन की आलोचना है। मुंशी प्रेमचंद भी ऐसी ही एक बात कहते हैं, वो भी कहते हैं कि काव्य जो है, साहित्य जो है, वो जीवन की आलोचना है।
आलोचना का मतलब यहां बुराई से नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। आलोचना का अर्थ बुराई नहीं है। कोई बता सकता है आलोचना का क्या मतलब है? गुण सर दोष। गुण दोषों की समीक्षा करना। ठीक है, समीक्षा का क्या मतलब है? आपने कहा समीक्षा करना, तो सर समीक्षा का भी कोई मतलब होगा। सर शॉर्ट रूप में किसी भी विस्तृत चीज को संक्षिप्त में बताना। अच्छा, चलिए। आलोचना में मूल तत्व क्या है और समीक्षा में मूल तत्व क्या है? मूल शब्द क्या है? यहाँ है लोचना, यहाँ ईक्षा। ठीक है, और दोनों का मतलब होता है देखना। ठीक है, लोचना, लोचन, लोचन नेत्र, और ईक्षा, इक्षु, इक्षु चक्षु, चक्षु जो है वो आंख को कहते हैं। और ईक्षण का मतलब होता है देखना। तो ठीक है, ये दोनों शब्द जो बने हैं वो देखना से बने हैं, आलोचना भी और समीक्षा भी। सम इसमें प्रत्यय लगा है, इसमें माफ कीजिए उपसर्ग लगा है, और इसमें आ उपसर्ग लगा है। आ का मतलब है चारों ओर से, और सम का मतलब है सम्यक रूप से। तो जब हम किसी चीज को सम्यक रूप से देखते हैं या हम उसको चारों तरफ से देखते हैं तो उसे हम कहते हैं आलोचना। ठीक है, या समीक्षा। तो इन दोनों शब्दों को आप बहुत अच्छे से समझ जाइए, ये बहुत आपके काम आने वाले शब्द हैं। आलोचना का मतलब बुराई नहीं है। हमारे आम जीवन में, आम जीवन में भाषा में जब हम बात करते हैं, जो लोग साहित्य के नहीं हैं उनके लिए ये शब्द बुराई से संबंधित है। आलोचना, मेरी आलोचना मत करना, बता देता हूँ पहले ही। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति को आलोचना से नहीं घबराना चाहिए, मतलब बुराई वहां पर उसका तात्पर्य होता है। लेकिन यहाँ पर जीवन की बुराई नहीं है, यहाँ जीवन को चारों ओर से समग्र रूप से सम्यक रूप से जीवन को देखना इसका तात्पर्य है। तो कविता क्या करती है, साहित्य क्या करता है? वो जीवन की सम्यक रूप से, जीवन को सम्यक रूप से देखता है। ठीक है, जीवन के जो समग्र प्रभाव हैं उनको देखता है। जीवन को जीवन की जो व्यापकता है उसके दर्शन किए जाते हैं कविता में, उन्हीं को रखा जाता है। ठीक है, तो कविता जीवन के किसी भी छोटे से छोटे अंश से शुरू हो सकती है, और कविता जीवन के किसी भी विस्तृत स्वरूप को अपनी अपने अंदर समाये हुए हो सकती है। तो लेकिन होती किससे संबंधित है? वो जीवन से संबंधित ही होती है कविता। ठीक है, कविता किससे संबंधित होती है? जीवन से। जीवन को समग्र रूप से कविता में देखा जाता है, ऐसा अर्नोल्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ड्राइडन क्या कह रहे हैं, देखिए। ड्राइडन कह रहे हैं कि काव्य जो है वो रागात्मक और छंदबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यहाँ पर प्रकृति का जो अनुकरण है, ऐसा लगता है कि अरस्तु से प्रभावित है। और दूसरा ये भाव को, और छंदबद्ध भाषा का मतलब है शैली। वो कह रहे हैं भाव, शैली और अनुकरण को काव्य का प्रमुख लक्षण बता रहे हैं। ये तीन लक्षण उनके द्वारा दिए गए हैं कि काव्य जो है वो रागात्मक है, यानी भावों से परिपूर्ण है, और छंदबद्ध भाषा में उसे व्यक्त किया जाता है, और मूल रूप से उसमें प्रकृति का अनुकरण दिखाई देता है। तो जो जिसे आप प्रकृति का अनुकरण कह रहे हैं, जिसे मैथ्यू अर्नोल्ड जीवन कह रहे हैं, जिसे प्लेटो भौतिक पदार्थ कह रहे हैं, ठीक है, उसे ड्राइडन और अरस्तु प्रकृति कह रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड जिसे जीवन कह रहे हैं उसे ही ड्राइडन जो है वो प्रकृति कह रहे हैं। तो प्रकृति जो है हमारे चारों ओर फैली हुई है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार देखिए क्या कह रहे हैं ये। कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचार को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला कविता है। यहां पर भी उन्होंने चार बातें कह दी हैं, वही चार बातें देखिए। अनुभूति का मतलब है भाव, कल्पना का मतलब है कल्पना, और विचार का मतलब है बुद्धि, बुद्धि तत्व, और जो ये मधुर शब्दों में अभिव्यक्ति जो कही जा रही है वो है शैली। ठीक है, तो काव्य के प्रमुख चार तत्व जो हैं वो यही है। ठीक है, भाव होता है, वो बुद्धि से नियंत्रित होता है, कल्पना से वह विस्तार पाता है, और शैली से वह अभिव्यक्त होता है। यही कविता है। ठीक है, मन में भाव उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति के, कोई भाव हुआ किसी को देख करके। भिखारी को देखा निराला जी ने, सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, भाव उसके हृदय में प्रकट हुआ, एक करुणा उसके हृदय में प्रकट हुई निराला जी के, और उसने कल्पना एक की कि वह आता दो टूक कलेजे के करता। अब ये दो टूक कलेजे के करना ये क्या है? ये कल्पना है, कलेजे के दो टूक हो रहे हैं। ठीक है,
तो ये भाव प्रकट होता है, कल्पना उसको आकर्षक रूप देती है और बुद्धि उसे नियंत्रित करती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कविता में कुछ ऐसी बातें कह दे जो औचित्य से बाहर हो जाएं, जो ऐसा लगे कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे आपने अभी कुछ फिल्में आती हैं दक्षिण भारतीय फिल्में देखी हैं आपने, तो उसमें उसमें क्या होता है, जो नायक होता है वो, आपने पुष्पा देखी होगी पिछले दिनों, और मैं झुकेगा नहीं, वो उस तरीके के डायलॉग हैं उसमें। और आपने देखा होगा कि जो नायक होता है वो हाथ बंधे हुए हैं, उसका मुंह ढका हुआ है, और वो पूरी की पूरी एक फौज को समाप्त कर देता है। तो यहां पर आकर के हमारी बुद्धि जो है वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बात ठीक नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। तो जब जब बुद्धि ये कहने लगे कि कुछ ज्यादा हो गया, औचित्य की सृष्टि नहीं हो सके, तो वहां पर समझिए कि बुद्धि का तत्व कम इस्तेमाल किया गया है और शुद्ध मनोरंजन की दृष्टि से कल्पना को ज्यादा कर दी गई है। तो कल्पना पर या भाव पर जो नियंत्रण का काम है वो बुद्धि करती है, और जो उसे अभिव्यक्त करने का तरीका है उसे हम कहते हैं शैली। तो ये इस तरह से हम पाश्चात्य जगत के जो विद्वान हैं उनके आधार पर काव्य को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हिंदी विद्वानों के अनुसार काव्य के क्या लक्षण हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, आचार्य चिंतामणि क्या कह रहे हैं। चिंतामणि की ये परिभाषा है, शायद पहले भी हम पढ़ चुके हैं, या ऐसा लगता है कि कहीं बात हुई है, और नहीं तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। ये कहते हैं कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। जो बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसे शब्द अर्थ को कविता कहते हैं जो गुणों से युक्त है, जो अलंकारों से युक्त है, और जो दोष से रहित है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। ठीक है, तो यहां पर दोष रहित है, अलंकारों से सहित है, और गुणों से युक्त है। ऐसी जो शब्द अर्थ है, ऐसा जो शब्द अर्थ है, ऐसा जो शब्दार्थ है, उसे ही बुद्धिमान लोग, उसे ही मेरे और आप जैसे जो विद्वान लोग हैं वो क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। तो कविता की ये बहुत अच्छी परिभाषा है। कभी आपसे पूछ लिया जाए, तो कोई आपसे पूछ ले कि कविता किसे कहते हैं, तो आप चिंतामणि का ये दोहा याद कर लीजिए कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। और ये बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाए तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट करने का प्रयास मम्मट के अनुसार, मम्मट के आधार पर, चिंतामणि ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें मम्मट के काव्य प्रकाश की झलक दिखाई पड़ती है। तो वहां से इन्होंने ये परिभाषा ली है और उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त किया है। श्रीपति क्या कह रहे हैं, श्रीपति भी मम्मट के ग्रंथ से प्रभावित है, और वो कहते हैं शब्द अर्थ, ऐसा शब्द अर्थ जो दोष से बिन मतलब रहित है, जो गुणों से युक्त है, जो अलंकारों से युक्त है, और जो रस को अभिव्यक्त करता है, रस की अनुभूति कराता है, उसी को श्रीपति, जो कि परम सुजान है, श्रीपति खुद की बढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर कि श्रीपति जो कि स्वयं परम सुजान है, बड़े विद्वान हैं, ठीक है, उसी को श्रीपति ने कविता कहा है, जिसमें शब्द अर्थ दोष से रहित है, गुण अलंकार और रस से युक्त है। ऐसे शब्द अर्थ को ही कविता कहते हैं श्रीपति। ठीक है, तो श्रीपति की ये परिभाषा देख लीजिए। केशवदास की ये परिभाषा हम पढ़ चुके हैं अलंकारों में। आप जानते हैं कि वो अलंकार को सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे कविता किसी भी श्रेष्ठ जाति की हो, यानी कि रीति की हो, सुलक्षणी हो, यानी कि श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, सुवर्ण हो, यानी कि सुंदर शब्दों से युक्त हो, सरस हो, रसपूर्ण हो, सुव्रत हो, मतलब उसमें सुंदर छंदों का प्रयोग किया गया हो, उसमें मधुर छंदों का प्रयोग किया गया हो, उसमें लयात्मक गेयात्मक छंदों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, फिर भी यदि उसमें अलंकार नहीं होंगे तो वह सुशोभित नहीं होगी किसी स्त्री की तरह। तो ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री की तुलना, मतलब कविता की तुलना उन्होंने उस स्त्री से की है जो आभूषणों से रहित होने पर सुशोभित नहीं होती, चाहे वो किसी भी जाति की हो, अच्छे लक्षणों की हो, अच्छे रंग की हो, अच्छी मधुर वाणी वाली, मधुर बात करने वाली हो, सुव्रत, अच्छे डील डोल की हो, तो वह उतनी सुंदर नहीं लगती है यदि उस पर आभूषण उसने नहीं धारण किए हैं तो। हालांकि ये बात उतनी ठीक नहीं है, कई बार बहुत सरलता को भी नारी का आभूषण मान लिया जाता है। ठीक है, आपने ऐसी अनेक नारियां देखी होंगी
जिन्होंने कोई आभूषण धारण नहीं किया है, लेकिन उनकी जो सरलता है वही आभूषण का काम करती है। तो केशव दास ये कह सकते हैं कि हाँ हाँ, उसी आभूषण की बात मैं भी कर रहा हूं कि सरलता वहां आभूषण बन जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आभूषणों के महत्व को, अलंकारों के महत्व को केशव दास बता रहे हैं कविता में। कुलपति क्या कहते हैं? देखिए, कुलपति कहते हैं कि जगते अद्भुत सुख सदन, शब्द अरु अर्थ कवित्त। ऐसा शब्द और अर्थ जो अलौकिक सुख प्रदान करने वाला है, अलौकिक आनंद प्रदान करने वाला है। कुलपति मिश्र का ग्रंथ कोई बता सकता है? कोई बता सकता है आप में से? कुलपति मिश्र। भाई वाह, बढ़िया, वेरी गुड। काव्य कल्पद्रुम। हाँ, काव्य कल्पद्रुम भी है, लेकिन कुलपति मिश्र का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है रस रहस्य। तो रस रहस्य में उन्होंने, क्योंकि वो रस की बात कर रहे हैं और रस जो है वो अलौकिक आनंद को कहा जाता है, तो कुलपति मिश्र क्या कह रहे हैं कि जगते अद्भुत सुख सदन, सुख जो कि जगत से अद्भुत है, यानी कि अलौकिक सुख प्रदान करने वाला जो शब्द अर्थ है वही कविता है। ऐसा मैंने लक्षण बताया है बहुत ग्रंथों का चिंतन करने के बाद, बहुत ग्रंथों को समझ करके उन्हें चित्त में उतार करके मैंने ये अर्थ बताया है। ठीक है जी। सोमनाथ की बात करते हैं। ठीक है, सोमनाथ की हालांकि बहुत ज्यादा बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहां रख दिया है क्योंकि वो भी इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं कि सगुण पदार्थ दोष बिन पिंगल मत अविरुद्ध, कि जहां पर जो गुणों से युक्त है, जो दोष से रहित है और जो श्रेष्ठ छंदों से युक्त है, श्रेष्ठ छंदों में प्रकट किया गया है, जिसे यहां पर अविरुद्ध का मतलब, जो पिंगल मत अविरुद्ध है, इसका मतलब है पिंगल शास्त्र, यानी कि छंद शास्त्र का, जिसमें छंद शास्त्र का पालन किया गया है। ठीक है, तो जो सगुण है, दोष रहित है और जिसमें छंद को अपनाया गया है, छंदों के शास्त्र का ध्यान रखा गया है, ऐसी कविता जिसमें जो अलंकारों से युक्त है, भूषण युक्त है, कवि कर्म, ऐसा कवि कर्म जो भूषणों से युक्त है, मतलब अलंकारों को भी माना है इन्होंने, सो कवित्त कही शुद्ध, ऐसी कविता ही शुद्ध कविता कही जा सकती है। तो यहां पर वो चार बातें कह रहे हैं। देखिए, वो एक कह रहे हैं कि गुणों से युक्त होनी चाहिए, दोष रहित होनी चाहिए, छंदों का प्रयोग होना चाहिए और अलंकारों का उसमें प्रयोग होना चाहिए, वही कविता श्रेष्ठ कविता है, शुद्ध कविता है। भिखारी दास की बात करते हैं। भिखारी दास क्या कह रहे हैं? देखिए, भिखारी दास कह रहे हैं कि रस कविता को अंग, रस जो है वो कविता का अंग है, मतलब महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, भूषण है भूषण सकल, मतलब रस तो कविता का शरीर है, मतलब रस ही श्रेष्ठ है, रस ही जो है वो नायक या नायिका के रूप में हमारे सामने आता है। तो रस को वो अंग यानी कि शरीर कह रहे हैं। और भूषण है भूषण सकल, और उस रस को और आकर्षक बनाते हैं अलंकार। ठीक है जी। और गुण क्या है? गुण उसका रूप और रंग है। रस तो शरीर है, अलंकार उसे सुशोभित करते हैं, अलंकृत करते हैं, और गुण जो हैं वो उसके रूप और रंग हैं। और दूषण करे कुरूपता, और जो काव्य दोष होते हैं वो उसे कुरूप कर देते हैं। तो वो यहां ये कहना चाहते हैं कि दोषों से बचना चाहिए, कविता रस, गुण और अलंकारों से युक्त होनी चाहिए। तो यहां पर चार बातें कहते हैं ये, रस की, अलंकार की, गुण की। वो कहते हैं कि कविता में रस, अलंकार और गुण होने चाहिए और दोष नहीं होने चाहिए। ऐसे भिखारी दास ने अपने ग्रंथ में लिखा है। ये सारे जितने भी कवियों की बात आपने पढ़ी अभी तक हमारे हिंदी के, वो रीतिकालीन कवि हैं, और इसी रीति परंपरा को आपको बहुत काम आएगी ये बात। रीति काव्य की जो परंपरा है उसमें इसी तरह से काव्यांगों के, जैसे यहां पर कविता का अर्थ बताया गया है, वहां काव्यांगों को इसी तरह से वर्णित किया गया है, उनका विवेचन किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अब हम थोड़ा सा आधुनिक काल पर आ जाते हैं, और आधुनिक काल के विद्वानों ने इस संबंध में क्या चिंतन किया है। उन्होंने कविता के रूप में बातें नहीं कही हैं, उन्होंने गद्य में बातें की हैं। रीतिकाल में कविता में इसीलिए बातें की गई है क्योंकि रीतिकाल तक गद्य का विकास नहीं हुआ था। आप जानते हैं शुक्ल जी ने जो आधुनिक काल है उसको गद्य काल कहा है। क्यों कहा है? उनका मानना है कि जो आधुनिक काल की जो सबसे बड़ी घटना है वो है गद्य का आविर्भाव। तो उस समय में गद्य था ही नहीं रीतिकाल में, तो वो गद्य में बेचारे कहते ही क्या, उन्होंने इसलिए काव्य में अपनी बातें कही हैं।
और आगे जाकर के जो आधुनिक काल है उसमें जो आलोचक हैं उन्होंने गद्य में अपनी बातें कही हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। हृदय की जो वृत्तियां हैं, विविध भाव हैं, वो जब चित्र के रूप में प्रकट होते हैं या उनका चित्रमयी अभिव्यक्ति जब होती है तो उसी को कविता कहा जाता है। हृदय के भाव हैं। अब देखिए भाव, हम निराला जी की भिक्षुक कविता आपने सुनी होगी, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, मुट्ठी भर दाने पाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता। तो उनके मन में जो भाव है उसको उन्होंने एक चित्र के रूप में कविता के रूप में प्रस्तुत किया है, एक चित्र सा बना दिया है कविता में, और उससे हम निराला के भावों तक पहुंच पाते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी यही कह रहे हैं कि जो हृदय में जो भाव उठते हैं उनको चित्रमयी रूप में व्यक्त करना ही कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शास्त्रोक्त गुणों के अतिरिक्त, शास्त्रोक्त गुण मतलब उसमें रस होना चाहिए, उसमें गुण होने चाहिए, दोष नहीं होने चाहिए, अलंकार होने चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए, ये तो हैं शास्त्रोक्त गुण जो शास्त्रों में बताए गए हैं गुण कविता के। लेकिन उन्होंने एक रसज्ञ रंजन नाम की एक रचना लिखी है, उसमें उन्होंने काव्य के 5 गुण और भी बताए हैं। क्या बताए हैं, देखिए उन्होंने कहा है कि जो काव्य है वो साधारण लोगों की अवस्था, विचार, मनोविकारों का वर्णन उसमें होना चाहिए। जो साहित्य है, कविता है, उसमें साधारण लोगों की अवस्था, जैसा कि डाला जी ने अभी भिक्षुक कविता के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, या विधवा जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं वो साधारण लोगों के जीवन पर लिखी हैं, या मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान है, रंगभूमि है, वो साधारण लोगों के जीवन की घटनाओं को हमारे सामने रखता है। तो साधारण लोगों की अवस्था, विचार और उनके जो भाव हैं, साधारण लोगों के विचार और भाव जो हैं उनको हमारे बीच में वो रखती है कविता, रखना चाहिए, उन्होंने गुण बताए हैं। वो कहते हैं कि धीरज, साहस, प्रेम, दया आदि गुणों का समावेश होना चाहिए। मतलब कविता ऐसी होनी चाहिए, साहित्य ऐसा होना चाहिए जो हम में, किसी पढ़ने वाले में, किसी श्रोता में, दर्शक में इस तरह के गुणों का विकास करे। कविता में सूक्ष्म कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए, सूक्ष्म कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं सूक्ष्म कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए, सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए। और छायावाद क्या कहता है, छायावाद कहता है कि कविता सूक्ष्म होनी चाहिए, कविता सूक्ष्म होनी चाहिए, छायावाद कहता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए, और यही है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, इसी को डॉक्टर नगेंद्र स्थूल, जब सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए तो कैसी होगी कविता, स्थूल होगी। कविता सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता स्थूल होनी चाहिए। स्थूल होनी चाहिए मतलब मोटी मोटी बात होनी चाहिए, उसमें बहुत छुपी हुई बात नहीं होनी चाहिए, बहुत गहरी बात नहीं होनी चाहिए, बहुत अस्पष्ट बात नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल होनी चाहिए। तो इसको कहा जाएगा स्थूलता। और छायावाद क्या कह रहा है, छायावाद तो पूरा का पूरा छाया के रूप में चल रहा है, उसमें अस्पष्टता ही प्रधान है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि कविता, वहां पर जो कविता है वो कविता नहीं है, कविता की छाया है, रहस्यवाद है वहां। ठीक है, प्रतीकात्मकता है, उपचार वक्रता है, लाक्षणिकता है। तो ये सारी विशेषताएं सूक्ष्मता की विशेषताएं हैं, और इसी को कहा गया है आगे जाकर के छायावाद में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, मैं समझता हूं यहां आपका एक प्रश्न और हल हो गया होगा। देखते हैं, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि सूक्ष्म कल्पना नहीं होनी चाहिए, गूढ़ अलंकार योजना नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे अलंकार नहीं होने चाहिए जिनको सुलझाने में पूरा दिन निकल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए अजा सहेली तासुरपू ताजन्नी भरतार, और ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि जैसे सारंग ले सारंग चली सारंग पुग्यो आए। ठीक है, वो कहते हैं कि भाषा सहज होनी चाहिए, उसमें मनोहरता होनी चाहिए, भाषा सहज होनी चाहिए। कोलरिज का भाषा सिद्धांत भी है। ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, ग्रामीण भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसी भाषा जो ग्रामीण व्यक्ति भी अगर पढ़ ले तो समझ जाए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर, है ना। तो इस तरह की जो शब्दावली है ये कविता को गूढ़ बना देती है, कविता को जो पाठक है उससे दूर ले जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि भाषा की सहजता होनी चाहिए, है ना। द्विवेदी काल की आप कविताएं पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आए। पूरा भारत भारती उठा करके पढ़ लीजिए आप, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या और क्या होंगे हमें, ये भाषा की स्थूलता है। ठीक है, भाषा बिल्कुल मोटी मोटी भाषा है। किसी मोटे दिमाग के, मेरे जैसे कोई मोटा दिमाग का आदमी है तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगी।
भाषा की बड़ी सहजता और मनोहरता वहाँ पर होती है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये गुण बताए हैं। एक और बताया उन्होंने कि सुहावने छंदों का प्रयोग होना चाहिए। वो मुक्त छंद को कविता से बाहर कर देते हैं। आप जानते हैं कि जब जूही की कली 1916 में निराला जी ने उनके पास छपने के लिए भेजी, किस पत्रिका में, कोई बता सकता है? सरस्वती में। सरस्वती में जब माफ कीजिए, निराला जी ने अपनी कविता भेजी छपने के लिए, जूही की कली, तो उन्होंने उस पर अश्लीलता का आरोप लगा करके उसको छापने से मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो कुछ वैसे भाव थे उसमें, भाव प्रधान रचना थी और जो ऐन्द्रिकता है उससे जुड़ी हुई थी। लेकिन एक बात और भी थी कि जो जूही की कली है वो मुक्त छंद की रचना मानी जाती है। ठीक है, मुक्त छंद की रचना है। लेकिन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो छंदों को महत्वपूर्ण मानते हैं। आप देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से जिन्होंने भी कविता लिखी है, चाहे वो श्रीधर पाठक हों, चाहे वो राम नरेश त्रिपाठी हों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हों, रामचरित उपाध्याय हों, मैथिली शरण गुप्त हों, और उनके जो भाई हैं सियाराम शरण गुप्त हैं, इस काल के जितने भी लोग हैं उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है कविता में। लेकिन बाद में छायावाद में जाकर के निराला जी के प्रभाव से कहें, या उस समय की जो चूंकि अधिक सूक्ष्म है कविता, अधिक कल्पना का प्रयोग किया गया है और स्वच्छंदतावाद वहाँ पर बढ़ गया है, तो इसीलिए वहाँ पर छंदों के प्रयोग की अवहेलना हो गई है ना। और निराला जी ने आगे चल करके कहा भी है कि कविता की मुक्ति छंदों के अनुशासन से मुक्त होने से होती है। परिमल की भूमिका में उन्होंने ऐसा कहा है। आगे बढ़ते हैं और रसज्ञ रंजन में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी कुछ और भी कहते हैं। ये पंक्ति हालांकि यहाँ पर उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया है। हालांकि यहाँ पर प्रसंग के अनुसार यहाँ पर इसका महत्व उतना नहीं है। वो कह रहे हैं कि यमुना के किनारे केली कोतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने। न तो मतलब जो परकिया नायिका, स्वकीय नायिका के आने जाने की पहेली बुझाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, जो रीतिकाल में हो रही थी। उन्होंने कहा कि चींटी से लेकर हाथी तक के जितने भी पशु हैं, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत जितने भी मनुष्य हैं, बिंदु से लेकर सागर तक जितना भी जल है, अनंत आकाश है, अनंत पृथ्वी है, अनंत पर्वत है, इन सभी पर कविता हो सकती है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक अनेक परीक्षाओं में पूछी जाती है। और कविता के क्षेत्र में विषय के विस्तार की तरफ महावीर प्रसाद द्विवेदी का बड़ा जोर था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से भाषा शुद्ध तो हुई ही, भाषा का परिष्कार हुआ द्विवेदी काल में, लेकिन एक चीज और भी महत्वपूर्ण हुई कि कविता के विषयों का भी अभूतपूर्व तरीके से विस्तार हुआ। और वो यही कारण है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सभी मार्ग खोल दिए कविता के लिए, कि केवल नायक और नायिका। अब देखिए रीतिकाल में क्या बात हो रही है, रीतिकाल में बात नायक और नायिका पर ही हो रही है और कोई बात ही नहीं है। तो उस जो भावना है उससे बड़ा पीड़ित महसूस कर रहे होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, कि जिसको देखो वो नायक और नायिकाओं के जो दैनिक भोग विलास है उसको व्यक्त करने की होड़ में लगा हुआ है। उसी जो मान्यता है, मानसिकता है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक परिभाषा है बहुत महत्वपूर्ण, उसको बात करते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जब मनुष्य की आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसी को ही ज्ञान कहते हैं। आत्मा मुक्त हो जाए, आत्मा अपने और पराये को छोड़ करके मुक्त जब हो जाती है तो वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, वो महात्मा बुद्ध हो जाता है। महात्मा बुद्ध होने के लिए आत्मा का मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। आत्मा किस में लगी रहती है? पैसा जोड़ो, घर बनाओ, मकान बनाओ, गाड़ी ले लो, और बड़ी नौकरी प्राप्त कर लो, ठीक है, और ये मेरा है, ये उसका है, ये तेरा है, ये फला का है, ये मौसी के ताऊ के छोरे का है। तो ये सब जो समस्याएं हैं ये आत्मा के बंधन से पैदा होती हैं ये समस्याएं। ठीक है, और महात्मा बुद्ध क्या हैं? आत्मा उनकी मुक्त हो चुकी है। वो दूसरा व्यक्ति उनके कान में आकर के, या महावीर की बात कर लें, दूसरा व्यक्ति कान में आकर के कील ठोक रहा है तो वो कह रहे कि कोई बात नहीं। ये अवस्था आत्मा से मुक्त हो जाने की है। ठीक है, ओशो एक प्रवचन करते हैं, उसमें वो बताते हैं कि एक व्यक्ति हैं डायोजनीज, एक संत थे यूनान के, और वो
सारे कपड़े वपड़े उतार करके रहते थे। तो जब सिकंदर ने उनको बुलाया और जब उन्होंने जाने से इनकार किया तो सैनिकों ने कहा कि हम तुम्हारा गला काट देंगे, हम तुम्हारा सिर काट देंगे, सिर कलम कर देंगे। तो उन्होंने कहा काट लो भैया, मैं भी देखूंगा, मैंने आज तक मरता हुआ आदमी नहीं देखा है। तो ये कौन सी अवस्था है? ये है आत्मा की मुक्त अवस्था, इसी को ज्ञान दशा कहा गया है। और इसी तरह से हृदय भी जब मुक्त हो जाता है, हृदय जब मुक्त हो जाता है, किससे? अपने पराये के भाव से जब मुक्त हो जाता है तो उसी को रस दशा कहा जाता है। रस में हमने पढ़ा है, आगे और पढ़ेंगे जब हम रस सिद्धांत की बात करेंगे तो हम साधारणीकरण की बात करेंगे और उसमें हम वहां पढ़ेंगे कि हृदय अपने और पराये की भावना से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ही जब हम फिल्म को देखते हैं और फिल्म में किसी नायक की मृत्यु हो जाने पर या किसी मार्मिक दृश्य के या करुणा जनक कोई दृश्य देखने पर हम भी रोने लगते हैं, तो हमारा हृदय उस समय मुक्त हो जाने की स्थिति में होता है, हम अपने भावों से मुक्त हो जाते हैं। उसी को रस दशा कहा गया है। इसी रस दशा को प्राप्त करने के लिए या इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी शब्दों के माध्यम से जो प्रकट करती है, जो अभिव्यक्ति देती है, मनुष्य की वाणी शब्दों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति देती है, उसे ही कविता कहा जाता है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि वो कविता को सीधा सीधा रस से जोड़ते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत सुंदर परिभाषा है रामचंद्र शुक्ल जी की, चिंतामणि के भाग 1 से ली गई है। कविता क्या है, उनका एक निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रस मीमांसा में एक और बात कही है कविता के संबंध में, वो भी आपको जान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कविता मानव के हृदय को स्वार्थपूर्ण संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर, देखिए यहां पर भी मैंने कहा ना, अपने और पराये के भाव से मुक्त हो जाती है। तो स्वार्थपूर्ण संबंध क्या है? अपने पराये के भाव, उनके संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठ जाती है, सारी दुनिया एक हो जाती है। आपने वो कविता पढ़ी होगी, आपके सिलेबस में भी है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। ठीक है, इस घर उस घर, है ना, उड़ते फिरने के माने चिड़िया क्या जाने, ऐसा कुछ है कविता। तो वहां पर आप देखिए कि कविता जो है वो मनुष्य के हृदय को बहुत ऊंचाई पर ले जाती है, जहां पर वो अपने और पराये की भावना से मुक्त हो जाता है। ठीक है, लोक सामान्य की भाव भूमि पर, मतलब वहां हर व्यक्ति उसके लिए एक समान हो जाता है। ऐसी स्थिति में कविता किसी व्यक्ति को पहुंचा देती है। प्रसाद क्या कहते हैं? देखिए, प्रसाद की परिभाषा बहुत जटिल परिभाषा है, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। केवल ये परिभाषा कई बार यूं परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये प्रसाद की परिभाषा है। इसको समझने के लिए उसको थोड़ा सा आगे तक जाना पड़ेगा। ये परिभाषा आगे जाकर के कहती है, हालांकि परीक्षा में इतना ही आता है, लेकिन इसी परिभाषा में आगे लिखा हुआ है कि संकल्पनात्मक अनुभूति से मेरा क्या तात्पर्य है, क्योंकि बिल्कुल नया शब्द है। हम जैसा व्यक्ति, जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, वो नहीं समझ पाता। तो वो क्या कहते हैं, उसका तात्पर्य भी बताते हैं। उनको पता था कि किसी जमाने में ऐसा हो सकता है कि जो प्रोफेसर लोग हैं वो भी नहीं समझ पाए, तो उन्होंने इस अनुभूति से तात्पर्य बताया है। और क्या बताया है कि आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था, मतलब आत्मा जब मनन करने लगे और वो श्रेय सत्य, मतलब जो श्रेष्ठ सत्य है, उसके मूल सौंदर्य में प्रवेश कर जाए। मूल सत्य जो है, जो सत्य, जो ईश्वरीय सत्य है, जो वास्तव में जो सत्य है, उसकी सुंदरता को ग्रहण कर ले जब आत्मा की मनन शक्ति, इसी को कहा जाता है संकल्पनात्मक अनुभूति। तो जब कविता जो है वो आत्मा की उस मनन शक्ति तक पहुंच जाती है, कविता किसी मनुष्य को उस मनन शक्ति तक पहुंचा देती है जहां व्यक्ति उस सत्य के जो श्रेष्ठतम सौंदर्य है, उस सत्य का उसको अनुभव कर पाता है। बहुत गहरी परिभाषा है, इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा मैं, इतना ही समझा लिया है। बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं काव्य जन समूह के हृदय का विकास है। ठीक है, कोई बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा नहीं है, लेकिन जन समूह के हृदय, यानी कि यहां पर भी वो भावनाओं को ही महत्व देते हैं कि जन समूह, जैसा आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा पढ़ी, तो उसमें वो कह रहे हैं कि सामान्य लोगों की पीड़ाओं का, उनके भावों का, उनके विचारों का, उनके मनोविकारों का वर्णन कविता में करना चाहिए। तो जन समूह जो हमारे आसपास का है, उसके हृदय की, उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति काव्य में होती है। महादेवी वर्मा आप जानते हैं, छायावादी कवित्री हैं। वो क्या कहती हैं कि कविता कवि विशेष के भावनाओं का चित्रण है। ठीक है जी,
कवि जो है, कविता उसकी भावनाओं का चित्रण है, बहुत साधारण सी परिभाषा है। वह चित्रण इतना सटीक है, इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में भी प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, फिल्म जब हम देखते हैं तो किस तरह से उसको व्यक्त किया जाता है कि जो दर्शक है, श्रोता है, वो भी रोने लगता है। ठीक है, या वहां दृश्य जिस तरह का बनाया जाता है वैसा ही भाव वो अनुभव करने लगता है। इसी को रसानुभूति कहा गया है और इसी को कहा गया है साधारणीकरण। तो जो महादेव वर्मा है वो भी उसी के बारे में बता रही हैं कि कविता किसी कवि की भावनाओं का चित्रण है और ये भावनाएं इतनी ठीक हैं, इतनी सटीक हैं, इतनी श्रेष्ठ है कि वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में भी पैदा हो जाती हैं। ठीक है, पंत जी क्या कहते हैं, देखिए पंत जी कह रहे हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, श्रेष्ठतम क्षणों की वाणी है। आपको पीछे से शैली की परिभाषा याद आ रही होगी, तो शैली और रोमांटिक कवि हैं शैली, वर्ड्सवर्थ। तो पंत जी जो हैं वो रोमांटिसिज्म से प्रभावित कवि थे, तो इसीलिए वो उन्हीं की परिभाषा को अपने शब्दों में कह दिया उन्होंने। हालांकि परिपूर्ण क्षण कौन से होते हैं मनुष्य के, ये पता नहीं है, और यहाँ पर ये परिभाषा कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट सी परिभाषा है, याद रखिएगा। नगेंद्र क्या कहते हैं, नगेंद्र वही बात कह रहे हैं जो अभी भी महादेव वर्मा ने कहा है कि रसात्मक शब्दार्थ, यानी कि ऐसा शब्दार्थ जिससे रस की अभिव्यक्ति होती है, वही काव्य है, और उसे छंदों में प्रकट किया जाए तो वही कविता बन जाती है। ठीक है जी, आधुनिक अर्थ में, आधुनिक अर्थ में कविता है, क्योंकि प्राचीन अर्थ में तो काव्य का मतलब साहित्य है, और आधुनिक अर्थ में जो काव्य है उसका अर्थ कविता है। ठीक है जी, तो आधुनिक अर्थ में वो कविता उसको कहते हैं जिसे छंदों के माध्यम से प्रकट किया जाए, और वो छंदों में प्रकट की गई रचना जब रसात्मक शब्दार्थ को व्यक्त करे, यानी कि रस प्रकट हो, ऐसा शब्दार्थ, ऐसी कविता सुनकर के, ऐसी रचना सुनी जाए जिससे मनुष्य का हृदय रस से, रस की अनुभूति जिसको होने लगे, या रस प्रकट होने लगे किसी के, रस की अनुभूति करने लगे कोई हृदय, तो उसी को कहा जाएगा कविता। नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा हम पढ़ते हैं, और आज की अंतिम परिभाषा है, काव्य प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है। देखिए, भाव, कल्पना और चित्रण यानी कि अभिव्यक्ति, शैली, तो ये भाव को महत्व देते हैं, कल्पना को और चित्रण को यानी कि अभिव्यक्ति को, जो मनुष्य मात्र में स्वभाव के अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। कविता है क्या, पहले तो यहां तक इसको समझ लें कि कविता मनुष्य के जो प्रकृत, प्रकृत का मतलब है ओरिजिनल, ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं, बनावटी नहीं, नकली नहीं, असली, प्रकृत ओरिजिनल जो भाव हैं हमारे हृदय में, किसी मनुष्य के जो ओरिजिनल भाव हैं, उनका बिल्कुल नैसर्गिक मौलिक कल्पना, नैसर्गिक का मतलब भी ओरिजिनल, ओरिजिनल भावों को ओरिजिनल कल्पना के सहारे जब सुंदरता से चित्रण किया जाए तो वही काव्य है। ठीक है जी, देखिए कितनी कठिन शब्दावली का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा समझने से समझ में आ जाता है कि मनुष्य के जो श्रेष्ठ भाव हैं वो जब श्रेष्ठ कल्पना के सहारे उसे व्यक्त किया जाए सुंदरता के साथ, कलात्मक रूप से, तो वही काव्य हो जाता है। और जब उस कविता को कोई सुनता है तो उस व्यक्ति में भी स्वभाव के अनुरूप वैसा ही भाव प्रकट होता है, वैसे ही सौंदर्य की संवेदना प्रकट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो आज ये यहां तक की जो परिभाषा है, माफ कीजिए एक सेकंड में थोड़ा सा साफ करता हूं, एक सेकंड और रुकिए। देखिए, यहां तक की जो परिभाषा है ये तो कविता की परिभाषा है, और यहां के बाद ये कविता का प्रभाव बताता है कि ये जो कविता है ये मनुष्य मात्र में स्वभाव के अनुसार वैसा ही भाव उत्पन्न करती है और वैसा ही सौंदर्य संवेदन उत्पन्न कर देती है। मतलब जैसा भाव कविता में प्रकट हुआ है ऐसा ही सुनने वाले श्रोता या पाठक के हृदय में भी प्रकट हो जाता है। तो चलिए, आज की कक्षा मैं समझता हूं बहुत उपयोगी आपके लिए रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।